हुई साफ नज़र आ रही है। और जिस तरीके से फ़लस्तीन के ऊपर तशद्दुद बार बार होता चला आया और इस वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किल दौर से जो है गाज़ा गुज़र रहा है, और तमाम उम्मत मुस्लिमा को जितनी OIC के अंदर ऑर्गेनाइजेशन है सबको साथ में खड़े होकर फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। मस्जिद अक़सा को बचाने की ज़रूरत है। मंसूबे आपको पता है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। अमेरिका और पूरी यूरोपियन कंट्रीज़ ने जो है उनको समर्थन अपना दिया है। किस तरीके से हमने देखा गाज़ा के अंदर बच्चे मारे जा रहे हैं, औरतें मारी जा रही हैं, बुज़ुर्ग मारे जा रहे हैं, मासूम लोग मारे जा रहे हैं। आप देखिए हॉस्पिटल तक को नहीं छोड़ा गया, स्कूली बच्चों को तक नहीं छोड़ा गया। तमाम जगह के ऊपर आप देखेंगे इतना ज़बरदस्त तशद्दुद हो रहा है और जो है लोग खामोश बैठे हैं। हम सबको मिल कर के फ़लस्तीन की सलामती के लिए, अमन व अमान के लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। जिस भी तरीके से हो सके अपनी आवाज़ फ़लस्तीन के समर्थन में उठाइए और ख़ास तौर से उम्मत मुस्लिमा आवाज़ उठाए मस्जिद अक़सा के लिए, क्योंकि इनके मंसूबे सबको पता हैं। इनके मंसूबे मस्जिद अक़सा को शहीद करने के हैं। अल्लाह ना करे वो दिन आए कि ये अपने मंसूबों में कामयाब हो पड़े। उससे पहले तमाम उम्मत मुस्लिमा के लोगों से मैं अपील करता हूँ कि फ़लस्तीन के लिए प्लीज़ अपनी आवाज़ को उठाइए जिस भी तरीके से हो सके। लेकिन सही जवाब, मीडिया पैनलिस्ट है आप और टीवी डिबेट में भी जाते हैं, इस मुद्दे पे आप काफ़ी मुखर होकर के अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन क्या लगता है एक तरफा इजराइल का समर्थन क्या दर्शाता है? देखिए इजराइल जो है एक नाजायज़ औलाद है अमेरिका की और वेस्ट की। इनको जब जूते मार करके हिटलर के दौर में जब इनका जेनोसाइड हुआ, जब इनको कहीं जगह नहीं मिल रही थी, उस वक्त फ़लस्तीन के अंदर जो है इनको जगह दी गई ख़ास तौर से, और मुसलमानों के दिलों में खंजर घोंपा गया 1948 के अंदर। ये वो तस्वीर हम भयानक देख रहे हैं जिसके लिए जो है इजराइल को बनाया गया था, ताकि पूरे मिडिल ईस्ट को, पूरे जो है अरब कंट्रीज़ को बर्बाद करने के लिए एक मंसूबा बनाया गया। और उनका ये मंसूबा है कि जल्द से जल्द जो है वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट करी जाए। उनके जो मंसूबे हैं मस्जिद अक़सा को शहीद करा जाए और जो है वहाँ पर वो अपना 3rd टेम्पल तामीर करें। बिल्कुल, हिटलर ने एक तारीखी जुमला भी कहा था कि मैं कुछ यहूदियों को इसलिए छोड़ रहा हूँ कि दुनिया जाने के मैंने क्यों मारा था। नहीं, देखिए क्या है, मैं तशद्दुद के हमेशा ख़िलाफ़ हूँ। कहीं पर भी मैं युद्ध के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ कि युद्ध नहीं होना चाहिए। अमन और अमान की बात होना चाहिए, इंसाफ की बात होना चाहिए। लेकिन तमाम जगहों पर जब जब UN ने ऐसे मुद्दों को अपने हाथ में लिया है, हर जगह फसाद कराए गए। आप देखिए इराक़ को बर्बाद करा गया, यही अमेरिका ने तोहमतें लगा करके इराक़ के अंदर कितने बच्चों की नस्लकुशी करी गई, कितनी औरतों को मारा गया। हमने फिर इसके बाद एक हिस्ट्री रिपीट करी गई कि किस तरीके से गाज़ा को बर्बाद करने की साजिश हो रही है। उससे पहले तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ को किस तरीके से यमन हो, सीरिया हो, बर्बाद कर दिया इस अमेरिका ने। ये बर्बादी की तरफ ले जाता और इनका मंसूबा ये सेंट्रल एशिया कंट्रीज को भिड़ाते रहो, उसके बाद मिडिल ईस्ट को भिड़ाते रहो, अपने हथियार बिकते रहे और लोगों की जान जाती रहे, अपने धंधे अपने बिजनेस चलते रहे। और बड़े अफसोस की बात है कि भारत ने उनको समर्थन कर दिया और भारत में कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं उनको। भैया लोगों के अपने जाती मफाद है, मैं बार बार कह रहा हूं, अपना बिजनेस है, अपनी चीजें हैं। सही जवाब, भारत के लोग समर्थन इसलिए कर रहे हैं, कुछ लोग जो आई स्टैंड इजराइल, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने समर्थन किया, तो आपको भी करना चाहिए, आप भी भारतीय है ना। नहीं, मैं भारतीय हूं और अपने भारतीय होने पर फख्र महसूस करता हूं, लेकिन ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, इसके पीछे जो है आपको पता होगा, अभी G20 की एक समिट हुई, मैं आपको खुले तौर पर बताता हूं। G20 के समिट के अंदर एक नया जो है आपको पता होगा, एक पोर्ट से जो है एक नया रूट बनाया जा रहा था, जैसे चाइना ने 1 बेल्ट 1 रोड इनिशिएटिव लिया है। नया एक और जो है इसी G20 के अंदर 1 महीने पहले एक नया प्रस्ताव रखा गया, उस पर साइन भी हुए, तमाम यूरोपियन कंट्रीज के लोग भी आए। अमेरिका ने एक नक्शा दिया कि आप यहाँ से जो है मुंबई से लेकर के और हाइफा के अंदर जो इजराइल के अंदर एक पोर्ट है वहां तक एक नया कॉरिडोर बनाया जाएगा। और उस कॉरिडोर को बनाने के लिए उस पोर्ट के अंदर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनका ज्यादा इंटरेस्ट था। अगर उनके ऊपर कोई, उन बिजनेसमैन के ऊपर हमला करता है, सच्चाई असली ये है कि अगर उन बिजनेसमैन के ऊपर कोई हमला करता है, उनके ऊपर कोई सवाल करता है, तो माननीय प्रधानमंत्री जो है वो तिलमिला जाते हैं। मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं, अगर उनके ऊपर कोई बात होती है तो डायरेक्ट वो प्राइम मिनिस्टर साहब से कनेक्टेड है। सदन के अंदर भी उनके ऊपर आवाज उठाई गई, तमाम विपक्षी लोगों ने उनके ऊपर आवाज उठाई, वो कौन है सब जानते हैं। अगर अब पहली बार ऐसा हुआ है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट हो सकता उनको मिलता, जो हाइफा के अंदर
अंदर जो पोर्ट है इजराइल का, आपको पता सुइस कैनाल के थ्रू किस तरीके से शिपिंग जाती थी, चीजें जाती, उसमें कुछ मिडिल ईस्ट की कंट्रीज भी थी जो इसका पार्ट थी, जिन्होंने विरोध करा है और इजराइल का समर्थन करा है। वो हाइफा के अंदर जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिलने जा रहा था, चीजें जा रहा था, वो उस चीज की तिलमिलाहट है। अब प्राइम मिनिस्टर की तिलमिलाहट इसलिए भी खड़ी हो सकती है कि भाई साहब उस उद्योगपति को नुकसान हो गया, इसलिए उन्होंने स्टेटमेंट जारी कर दिया। लेकिन ना उनको जियोपॉलिटिक्स की समझ है, ना पॉलिटिकल तौर पे वो लोगों के अपनी जाती मफाद के लिए देश की छवि खराब कर देते हैं। बार बार ये चीन लगातार एंटर कर रहा है और कल को उसने यही दलील दी कि 1000 साल पहले ये हमारे पास अरुणाचल की जगह है, पूर्वांचल की जो जगह है वो हमारे पास है, और वो 1000 साल पुराने अपने नक्शे अगर रखेगा तो ये भारत को फिर से इंटरनेशनल लेवल पे एक जगह जाकर के हमको जो है नीचे लिया जाएगा, अगर यही है। क्योंकि वो इजराइल भी यही दावा करता है कि 2500 साल पहले हम यहां मौजूद थे। आपने युद्ध का समर्थन कर दिया, आपने इजराइल का वही समर्थन कर दिया जो चाइना के साथ अरुणाचल के अंदर, हिमाचल के अंदर जो चीजें बनी हुई थी वो हमारे साथ बनी हुई हैं। कल को वो यही कंडीशन रखेगा कि भाई 1000 साल पुराने नक्शे हमारे पास हैं, तब क्या करा जाएगा? अरे जियोपॉलिटिक्स की अगर समझ नहीं है तो आप मत बोला करिए। वही स्टेटमेंट आपने दिया जा करके, ना कोई घुसा हुआ है ना कोई आया है। उसका चीन ने फायदा उठाया उस स्टेटमेंट का कि हम भी यही कह रहे हैं, हम ना घुसे हुए हैं ना आए हुए हैं। ये भारत की छवि खराब करने वाला एक स्टेटमेंट है, ऐसी छवि भारत की नहीं है भाई। लेकिन सर, ये जवाब हमास ने पहले अटैक किया है, इस बात को लेकर जो है खासा गुस्सा है लोगों में। देखिए, हमास का अटैक और उससे पहले अटैक कितने लगा था। हमास तो 1987 के अंदर बनाई एक ऑर्गेनाइजेशन है। 1948 से लेकर के लगातार इजराइल जो है वहां पे लगातार लैंड जो है वो कब्जा करे जा रहा है। कब तक आदमी खुश रहेगा? अच्छा चलिए, आप हमास को कह रहे हैं कि आतंकी है, आतंकी है। जब यही वॉर अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर लड़ी और उन्होंने अपनी आजादी की लड़ाई लड़ी, उनको तमाम वेस्ट का प्रोपेगेंडा, तमाम अमेरिका यही कहता था कि वो आतंकी हैं। आज जो लोग इख्तिदार में बैठे हैं, क्या उनको आतंकी मानते हैं? आज उनके साथ क्या बातचीत हो रही है, नहीं हो रही डिप्लोमेटिक तौर पे? क्या इकोनॉमिकली उनसे बात हो रही है, नहीं हो रही है? अजीब तमाशा बना रखा है। जिसके ऊपर अमेरिका हमला कर दे, जिसके ऊपर तोक डाल दे, वो आतंकवादी हो जाएगा। अमेरिका या यूरोप कंट्री जिसके ऊपर प्रोपेगेंडा फैला दे, क्या वो आतंकवादी हो जाएगा? अमेरिका के कहने पर चल रहे हैं। जहां अमेरिका ने थूक दिया वहां पर जाकर चाट लिया। अगर अमेरिका की ही तायद करना थी तो भाई साहब अमेरिका अमेरिका कहो, क्यों अपनी देशभक्ति साबित करने की कोशिश करते हो? हम भारतीय हैं, हमें अपने भारतीय होने पर फख्र है, हमें किसी की सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं। आजादी, जंग आजादी की लड़ाई के लिए तमाम लोगों ने अपनी जान की कुर्बानियां दी। अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह से लेकर के भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, तमाम लोगों ने की। और अंग्रेज भी उनको यही कहा करते थे, यही कहा करते थे अंग्रेज, अपनी आजादी की लड़ाई लड़ना, हक और इंसाफ की आजादी की लड़ाई लड़ना। क्या आप इस चीज को क्या मानते हैं? आतंकवाद समझते हैं आप इसको? हमास को आतंकवादी तंजीम नहीं मान रहे। आप बताइए, क्या रशिया ने उनको माना? क्या मिडिल ईस्ट की जितनी ऑर्गेनाइजेशन ने, क्या उन्होंने माना? क्या ईरान ने उनको माना? क्या टर्की ने माना? आप ये कहते हैं जो लोग हमास का समर्थन कर रहे हैं वो आतंक का समर्थन कर रहे हैं। तो रूस क्या है, ईरान क्या है, और तमाम सऊदी अरब क्या है? इनसे तो जाके माननीय प्रधानमंत्री गोदी लग जाते हैं, गले लग जाते हैं, झप्पियां पाते हैं, चीन को आकर के झूला झूला देते हैं, और वो हमारे सैनिक मार जाता है, वहां पर चुप हो जाते हैं, खामोशी हो जाती है। और यही अगर आतंकवाद का तकाजा है तो आप बताइए मणिपुर में क्या हुआ? नहीं घुमाया गया? क्या 2002 के अंदर हमने नहीं देखा बिल्किस बानो के साथ क्या हुआ? आतंकवाद की अलग से डिफिनेशन आती है। मुसलमान नाम देखते ही लोगों का आतंकवाद समझ में आने लगता है। लेकिन सही जवाब, एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया, निर्वस्त्र करके महिला को और नारे लगाए जा रहे हैं अल्लाह अकबर के। ये इस्लाम को जहां तक मैं जानता हूं, इस्लाम की छवि तो है नहीं। ये कौन लोग हैं? देखिए, बहुत बड़ा जो है मीडिया के अंदर एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। मीडिया के अंदर खास तौर से इस्लाम को बदनाम करने के लिए, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, आज से नहीं, जब से दुनिया बनी है, जब से दुनिया आदम से लेकर के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर तक जो है मुसलमानों के ऊपर और तमाम इस्लाम के ऊपर ताकतों ने हमला करा। लेकिन अल्लाह जानता है, अल्लाह को सब पता है, बखूबी लोग जानते हैं कि हक और इंसाफ की आवाज़ आपको कम तो दिखाई देती है लेकिन कमज़ोर नहीं दिखाई देती। अगर कमजोरी की अलामत, अगर आप खामोशी को समझ रहे हैं तो खामोशी कमजोरी की अलामत नहीं होती है। जगह जगह प्रोटेस्ट करना फलस्तीन के हमास के समर्थन में, और हम जो है तनावपूर्ण माहौल बनाना, ये क्या है? ये बताइए। ये वेस्ट का प्रोपेगेंडा है फलस्तीन के समर्थन में। आज से नहीं, भारत का भी स्टैंड,
फलस्तीन के समर्थन में रहा हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूं, एक वीडियो ट्रेंडिंग है 1977 में, जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी विदेश मंत्री थे तो उन्होंने इजराइल के समर्थन में बात कही थी, क्योंकि वो पढ़े लिखे इंसान थे। उनकी आइडियोलॉजी हमारी आइडियोलॉजी से मैच नहीं करती, लेकिन उनकी तालीमी एतबार थे, उनकी राजनीतिक समझ के बिहाफ पे और भारत के प्रति उनके लगाव के बिहाफ पे वो स्टेटमेंट बड़े सजे हुए देते थे। अब आप क्या समझेंगे कि चाय बेचने वाले को जियोपॉलिटिक्स समझ में आएगी? कौन समझेगा इस चीज को? कर रहे हैं प्रधानमंत्री का? नहीं, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की उस पद की गरिमा का सम्मान करता हूं जिस पद पे वो बैठे, लेकिन एक माननीय प्रधानमंत्री हो करके, एक देश के प्राइम मिनिस्टर साहब हो करके महिलाओं को अभद्र गालियां दी जाती हैं, उनको फॉलो करते हैं। जो महिलाओं को गंदी गंदी गालियां देते माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब, उनको फॉलो करते हैं। मेरी तकलीफ इस चीज की है, वो किसी एक महिला को कांग्रेस की विधवा बताते हैं तब मुझे तकलीफ होती है। वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसी एक महिला को बताते हैं तब मुझे तकलीफ होती है। जब सदन के अंदर एक महिला को शुभ निकाह कह करके बोला जाता है तब मुझे तकलीफ होती है। क्या ये महिलाओं का अपमान नहीं होता है? आपको नहीं लगता ये महिलाओं का अपमान है? प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है, मैं सम्मान करता हूं उस पद को, मैं कभी अब शब्द नहीं बोलता, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में जब आपकी समझ नहीं है, आपको जयशंकर साहब अगर स्टेटमेंट देते, वो पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं, वो जानते हैं जियोपॉलिटिक्स की समझ को, वो पहले एक ओहदे पे रह चुके हैं, उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने दे दिया। क्योंकि इसलिए वो स्टेटमेंट दिया गया है क्योंकि एक बड़े उद्योगपति को इस नए कॉरिडोर से फायदा होता, जो यहां से लेकर के मिडिल ईस्ट होता हुआ यूरोप को कनेक्ट करता, यूरोप के अंदर जो हाइफा बना हुआ इजराइल के अंदर पोर्ट, उसको कनेक्ट करता, और उससे जो है सबसे बड़े उस उद्योगपति को फायदा होता है जिसके ऊपर निरंतर विपक्ष सवाल उठा रहा है। कटघरे के अंदर है वो, उस पर जांच नहीं हो रही, तमाम विपक्षी लोगों के ऊपर जांच कर देते हैं आकर के, कभी ईडी जारी, कभी इनकम टैक्स जारी। अब तो मैं चुनाव आयोग को भी कहता हूं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री अगर इजराइल का समर्थन करते हैं सैयद जवाद, तो क्या आपत्ति है? आप लोग भी क्यों नहीं समर्थन कर रहे? इजराइल का समर्थन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इजराइल जो है नाजायज कब्जे के साथ 1948 के अंदर एक जगह बनाई गई, और यही अंग्रेजों ने, मुझे ये नहीं समझ में आता, ये उन अंग्रेजों का समर्थन कर रहे हैं जिन्होंने 200 साल तक हमारे भारत के ऊपर, भारतीयों के ऊपर तशद्दुद करा, और इसी अंग्रेजों ने बंटवारा करके जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान को अलग करा। एक कश्मीर का मुद्दा हमको दे गए, आज 70-75 सालों तक वो सॉल्व नहीं हुआ यूएन के अंदर। फिर ऐसे ही जो है मुसलमानों के अंदर खंजर घोपा गया, उनके दिलों के अंदर, वहां पर इजराइल बनाया गया। अरे वो जर्मनी में रहते थे, जर्मनी के अंदर किसने मारा? पहला विश्व युद्ध हुआ, किसने करा? कौन सी कौम के लोग थे? कितने बच्चे मारे गए? दूसरा विश्व युद्ध हुआ, कितने बच्चे मारे गए? कितनी औरतें मारी गई? कितने मासूम लोग मारे गए? किसने करा? किसी मुसलमान ने स्टार्ट करा। और तीसरा विश्व युद्ध होगा तो कौन स्टार्ट करेगा इसको? कौन कर रहा है समर्थन? अमेरिका लेकर के अपने जंगी बेड़े पहुंच रहा है, खुला खुला कह रहा है कि हम इजराइल को समर्थन करेंगे, गाजा के ऊपर बमबारी करेंगे। ये इंसानियत है? वो बम गिरसा रहा है जिसका जो है जेनेवा कन्वेंशन के अंदर, जिसको जो है जाकर के क्रिटिसाइज करा जाएगा। कोई जंग के रूल्स फॉलो नहीं हो रहे। आप बताइए, ऐसे ऐसे बम इस्तेमाल करे जाएंगे इंसानों पर, बच्चों पर, महिलाओं पर, बुजुर्गों पर, कमजोरों पर। अरे लड़ना है तुम हमास से लड़ो ना, दो हाथ। महिलाएं क्यों मार रहे हो? बच्चों को क्यों मार रहे हो? बुजुर्गों को क्यों मार रहे हो? अरे सीने में दिल नहीं है? या इंसानियत मर चुकी है लोगों के अंदर? कब तक लोग खामोश बैठेंगे? और उसके रद्द अमल कोई कहीं पर अपना रिटेलिएशन होगा तो आतंकवाद के नाम पे आप जो है लोगों को क्रिटिसाइज करेंगे, उनके ऊपर आतंकवाद का चोला डाल करके आप किसी के ऊपर हमला कर देंगे जा करके। ये क्योंकि आपके पास मीडिया, आपके पास धन है, पैसा है, बल है, ताकत और कुव्वत है आपके पास। लेकिन यही ताकत और कुव्वत आपने 18 साल में देख लिया कैसे जमींदोज हो गई। बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी, बड़े बड़े बम, बड़े बड़े प्लेन, फाइटर प्लेन कहां चले गए 18 साल में? जूते खा के निकले ना अफगानिस्तान से। यही था ना उनको घमंड कि भाई साहब हम यूं जा रहे हैं, 10 दिन के अंदर जीत लेंगे जंग के अंदर, और फलाना हुआ। यही तो वो कहता रह गया। सद्दाम हुसैन कहते रह गए कि भैया कुछ भी नहीं है। जबरदस्ती इन्होंने इराक के ऊपर हमला करा, सीरिया के ऊपर करा, यमन के ऊपर करा, आज भी इन्होंने मिडिल ईस्ट को नहीं छोड़ रखा है। कैसे हैं आप लोग? लेकिन जिस तरीके से दिखाया जा रहा है कि मस्जिद अक्सा है, वहाँ पर बैतुल मक़दस है, मुसलमानों का श्रद्धा है, आस्था जुड़ा हुआ वहाँ से, और बैतुल मक़दस पहला किबला वो जहाँ बताया जाता है, जहाँ मक्का मदीने या खाने काबा से पहले लोग वहाँ रुक करके नमाज पढ़ते थे। वहाँ पर अल्टीमेटम दे दिया गया है कि गाजा खाली किया जाए। जिस दिन ये गुमान, मुस्लिम ममालिक भी लगभग जो है चुप्पी साधे हुए, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज बोल रही हैं, बहुत सी जो है, तुर्की के, कल मैं देख रहा रजब तैयब अर्दोगान ने भी स्टेटमेंट दिया है,
तमाम बहुत सी मुस्लिम जो हैं कंट्रीज़ ने जो है वो फ़लस्तीन का समर्थन करा है। और समझ लीजिए इस चीज़ को, मस्जिद अक्सा मुसलमानों के दिलों के अंदर बसती है। अगर मस्जिद अक्सा के ऊपर ज़रा सा भी इन्होंने कुछ करने की कोशिश करी, तमाम दुनिया के मुसलमान आपको एक साथ खड़े नजर आएंगे। मस्जिद अक्सा के ऊपर रत्ती बराबर बाल बनाकर भी समझौता नहीं हो सकता है। अगर इस चीज को आप ये मान लेंगे कि आप ताकत और कुव्वत और पैसे के ब्याज पे आप जो चाहे कर लेंगे, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं युद्ध रुकना चाहिए, युद्ध के लिए मध्यस्थता करनी चाहिए। हक और इंसाफ की आवाज अगर बुलंद होगी। 2 स्टेट सोल्यूशन दिया गया था, मानने को तैयार नहीं इसराइल। हर किसी के चलो ठीक है 2 स्टेट सोल्यूशन कर लें, लेकिन 2 स्टेट सोल्यूशन भी नहीं है वहां पर। रीजन क्या है? क्योंकि वो जगह सब जानते हैं फ़लस्तीन की है। असल जगह तो इनकी जो थी जर्मनी में थी, अलग अलग जगह पड़े हुए थे। वहां नहीं मांग रहे कि जर्मनी से इनके घरों से किस तरीके से उनको निकाल करके मारा गया। और तब जो थे इनके समर्थन में फ़लस्तीन के लोग खड़े हो गए, फ़लस्तीनियों ने इनको समर्थन करा, इनको जगह दी, रहने के लिए मारे जा रहे थे। एक वो शिप टहलता रहता था समंदर के अंदर, कहाँ जगह मिलती थी इनको जाकर, किसी ने नहीं एक्सेप्ट करा। ले लेना जा करके, कितने हैं, चले जाए, ले ले पूरा यूरोप जो आज इतना हिमायती बना हुआ। अरे अमेरिका रख ले, इतना बड़ा स्टेट है, 1.5 करोड़ की इनकी संख्या है, 1 करोड़ के आसपास, रख ले इनको कहीं अपने स्टेट में। जबरदस्ती है कि वहीं पर क्यों? क्योंकि एक हथियारों का, जंगों का दौर चलता रहे, लोगों की जो अपनी कंट्रीज हैं वो डिस्टर्ब रहें, अपना वर्चस्व बना रहे। लेकिन जानते हैं कि अमेरिका का सूरज गुरूब हो रहा है। अमेरिका सुप्रीम पावर से, जो सुपर पावर अपने आप को कहता है, लोग तस्लीम करने को तैयार नहीं है। अभी रूस के अंदर भी इन्होंने यही हरकत करी नहीं करी, आखिर क्या हुआ? मुंह की खानी पड़ रही, नहीं खानी पड़ रही। सारा हथियार, सारी चीज़ें, हर जगह तिल्ली लगा करके अमेरिका भाग लेता है। और ये भारत के अंदर भी करने की कोशिश है। किस तरीके से लोगों का माइंडसेट, चीज़ों को बांट दो, क्योंकि आपके पास वेस्ट का प्रोपेगेंडा है, मीडिया आपके पास है, पैसा है, धन है, बल है, आप क्रॉस कर दो। लेकिन सही जवाब, जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया में, रिपब्लिक भारत में जिस तरीके से दिखाया जा रहा है कि रूबी का लियाकत भी ये जो है इजराइल के समर्थन में जो है डिबेट दिखाई। देखिए क्या है, देखिए मीडिया के ऊपर मैं जाता रहता हूँ, मीडिया के ऊपर भी बहुत दबाव है, बहुत दबाव है मीडिया के ऊपर भी। बहुत सी जगह बात भी होती है। आपको पता है बड़े बड़े ऐसे नेता, खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के नेता, अपनी मर्जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते हैं। उनको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पीएमओ की परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। और जो सबसे ज़्यादा अक़लियतों को गाली देगा, जो अक़लियतों के बारे में उल्टा सीधा करेगा, जो सबसे ज़्यादा ध्रुवीकरण की नीति को अपनाएगा, वो उनका पोस्टर बॉय होता है। तमाम जगह पे ये देखा। अमन की बहाली के लिए आप भारत के प्रधानमंत्री और दुनिया के हुक्मरानों से क्या अपील करना चाहते हैं? क्योंकि जंग रुकना चाहिए, बिल्कुल रुकना चाहिए, जो है मसले का समाधान बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से ये चाहता हूँ, टॉक टू टेबल हो, नहीं बिल्कुल होना चाहिए। 2 स्टेट सोल्यूशन दिया गया था, अब क्योंकि इतना पानी बह चुका है तो 2 स्टेट सोल्यूशन मुझे लगता सबसे सही था। और जो है प्राइम मिनिस्टर साहब को ये बात बोलनी चाहिए थी कि वो हक के साथ हैं, इंसाफ के साथ हैं, शांति के साथ हैं, वो युद्ध के साथ नहीं है। लेकिन इजराइल का समर्थन कर देना, वो भी ऐसी परिस्थिति में, पता है वो जाकर के सबसे ज़्यादा तशद्दुद करता है। यूएन की एक रिपोर्ट है कि अब तक सबसे ज़्यादा महिलाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर अत्याचार जो है वो इजराइल ने करे हैं। भाई आप उसको भी नकार देंगे? आप देखिए इराक के अंदर कितने बच्चे मारे गए, उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं। कभी तो इंसानियत खड़ी होगी। और देखिएगा आप, इस जुल्म और जाति के खिलाफ लोग खड़े होंगे, बोलना चालू करेंगे। और इस कुछ लोग कह रहे हैं कि वर्ल्ड वार की तरफ ये इशारा है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और हेनरी किसिंजर एक बहुत बड़े युद्ध के ऊपर बोलने वाले हैं। वो उन्होंने कहा रखा है, जिन लोगों को जंग के नक्कारे की आवाज़ नहीं सुनाई देती है वो लोग बहरे हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, हेनरी किसिंजर साहब ने कही। 99 ईयर्स के हो चुके हैं वो, और उन्होंने वॉर्स के ऊपर बहुत सी बुक्स लिखी हैं, किताबें लिखी हैं, उनको पढ़ने की ज़रूरत है। और उन्होंने तो पहले ही बता दिया किस तरीके से इजराइल चाहता है कि जल्द से जल्द एक जंग स्टार्ट हो जाए, जिनमें उनके निकाती एजेंडे हैं वो उसको पूरा करते हैं। आखिर में ये क्या कहना चाहेंगे जिन लोगों पे एफआईआर हो रहे हैं फ़लस्तीन के समर्थन करने पर? नहीं देखिए, ऐसे तो फिर अटल बिहारी, मैं बार बार कहता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी समर्थन करा। इंडिया के स्टैंड जो है हमेशा से फ़लस्तीन के समर्थन में रखा है, वो फ़लस्तीन के समर्थन में। और आप देखिए, हमने तो एक टिकट भी जारी करा था इजराइल और फ़लस्तीन और इंडिया के समर्थन में। उसके लिए क्या करेंगे? और तमाम, और पहले 6 महीने पहले तक यूएन के अंदर
भारत सरकार का इन 9.5 साल के अंदर हमेशा फ़लस्तीन के साथ समर्थन था। अचानक से यही कह रहा हूँ, एक उद्योगपति के लिए, एक उद्योगपति को फ़ायदा पहुँचाने के लिए आप जो चाहते हैं स्टेटमेंट देते हैं। ये बात दूसरे तरीके से सोचने की ज़रूरत है। ये स्टेटमेंट ऐसे ही नहीं दिया गया। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो नया कॉरिडोर बन रहा था, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा था, उसका जो पोर्ट है इजराइल के अंदर, हाइफा, मुंबई टू हाइफा के अंदर जा कर के बन रहा, तो उसके अंदर एक विशेष उद्योगपति का ज़्यादा इंटरेस्ट था। इसीलिए इस हमास के हमले से या फ़लस्तीन और इजराइल की जंग से सबसे ज़्यादा नुकसान जो मुझे लगा कि भारत के अंदर होगा, तो उन्हीं जो उद्योगपति हैं उनको नुकसान है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट जल्दबाजी में दिया गया है। मुझे लगता है गौर और फिक्र करने की जरूरत है इस स्टेटमेंट पे। बहुत शुक्रिया सैयद जवाद, बहुत साथ में भारत न्यूज़ 91 के फेसबुक लाइव पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये सैयद जवाद हैं जो मीडिया पैनलिस्ट है और काफ़ी मुखर होकर के अपनी बात रखते हैं। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं हूं मेहताब खान, भारत न्यूज़ 91 आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।